नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को हम लोग बारी-बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम होगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। यहाँ से देखा जाए तो अभी तक यूपीएससी और कई सारे एचएसपीसीएस के द्वारा 38 के आसपास प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल्स एनालिसिस के साथ। तो चलिए बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, लंदन में जो होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था बहुत पहले कर लिया गया था। 18 फरवरी 1905 को किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें और भी कई सारे भारतीय सदस्य थे, जैसे कि मैडम भिखाजी कामा का नाम आता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। तो दादा भाई नौरोजी की असिस्टेंट भी रह चुकी थी मैडम भिखाजी कामा। इसके अलावा एस आर राणा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को क्यों प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, इसके प्रारंभ करने के पीछे जो उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में स्वशासन को यहाँ पे प्राप्त करना था। अब इस स्वशासन को कैसे प्राप्त करना था? तो ब्रिटेन के लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भारत में मौजूद जो भी ब्रिटिश लोग हैं उनके बारे में बताना है कि देखो हमारे यहाँ जाके क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दबाव बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के माध्यम से। लेकिन वही है ना कि देखिए, कोई एक्टिविटी होती है बड़े रूप में करने का प्रयास किया जाता है तो सरकार के द्वारा दबाने का भी प्रयास किया जाता है, और अंततः यहाँ पे देखेंगे तो यही हुआ। ब्रिटिश सरकारी तंत्र काफ़ी इसके खिलाफ हो गया, एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने की वजह से देखेंगे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि यहाँ पे संस्थापक के रूप में मौजूद थे, इनको छोड़ना पड़ा, इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। आगे चल के देखेंगे तो पेरिस में चले गए, फ्रांस में। इसके अलावा वहाँ भी उनको चैन नहीं मिला तो जेनेवा में चले गए, स्विट्ज़रलैंड में चले गए। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि इन लोगों के द्वारा एक पत्रिका निकाला जा रहा था, समाचार पत्र जिसको बोला जाता है, उसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा यहाँ पे जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। अब आसान है, यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग करेक्ट उत्तर चूज करते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लंदन में की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती कहाँ पे की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कई तरीके से कई सारे स्टेट पीसीएस के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा वही वही प्रश्न को तोड़ मड़ोड़ के पूछा जा रहा है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि घटना चक्र रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब लंदन में इंडियन हाउस के जो संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया हुआ था? अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गदर पार्टी को लेके या फिर अभी हम लोग जो देख रहे थे उसको लेके, ठीक है, काफ़ी प्रश्न बनाए जाते हैं यहाँ से। गदर पार्टी की देखिए जो स्थापना की गई थी, सबसे पहला स्थापना के बारे में जान लीजिए। 1913 में यहाँ पे की गई थी, सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में। सोहन सिंह भाखना, भाखना भी उनको यहाँ पे बोला जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सोहन सिंह जो भाखना थे, इसके संस्थापक के रूप में मौजूद थे। यहाँ से कई तरीके के प्रश्न पूछ लिया जाता है। संस्थापक ये थे, एक और नाम आता है लाला हरदयाल का। तो लाला जो हरदयाल थे, इनको गदर पार्टी का महासचिव बनाया गया था, महासचिव।
इसमें एक और नाम आता है कोषाध्यक्ष का, जिसको बनाया गया था पंडित काशीराम को। पंडित काशीराम को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ पे बाकी और डायमेंशन को हम लोग देख लेते हैं। 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, या फिर इसी को नाम दिया जाता है हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, दोनों का नाम एक ही है यहाँ पे। इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, और इस पार्टी के माध्यम से गदर नामक पत्रिका भी निकाला जा रहा था। और गदर नामक पत्रिका जो निकाला जा रहा था, सबसे पहले उर्दू में निकाला गया। इसके अलावा देखेंगे तो गुरमुखी लिपि में। उसके बाद से कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं में निकाला जाने लगा, जैसे कि हिंदी भी था, गुजराती भी था, उसमें अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे निकाले जाने लगा। एक और यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कॉन्सेप्चुअल कि गदर पार्टी की देखिए स्थापना क्यों की गई थी। तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी, देखा जाए तो 1913 के आसपास ही यहाँ पे की गई थी, लगभग देखा जाए तो, ठीक है, अगस्त महीने के आसपास यहाँ पे शायद की गई थी। और 1914 में आपको जैसे पता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तो माना यही जाता है कि गदर पार्टी का जो उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश गतिविधि या बाहरी लोग जो भारत में अपना पैर जमाए खड़ा हुआ है, अगर उनको किसी तरीके से अगर हार्म पहुंचाया जाए, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशरों को काफ़ी परेशानी हुई थी, भारत ने भी उन ब्रिटिशरों को यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ था। तो उस समय कई सारे जो क्रांतिकारी नेता के रूप में, क्रांतिकारी संस्थापक के रूप में जो लोग मौजूद थे, उनको यही था कि यही सही वक्त है, अगर अंग्रेज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाए तो आसानी से भारत में हम लोग स्वशासन की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसका एक और भी कारण था, जैसे कि आपको पता है कि स्वदेशी वगैरह जो मूवमेंट था बुरी तरीके से असफल रहा था। असफल तो नहीं करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन जो उद्देश्य था वो तो हासिल नहीं हुआ। तो ये भी एक कारण था गदर पार्टी स्थापना होने का। तो ऐसे बहुत सारे देखिए अलग अलग डायमेंशन में प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, तो पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर होना ही होना चाहिए। निम्न में से किसने गदर पार्टी की गठन किया हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जो नाम है इम्पोर्टेंट नाम सोहन सिंह भाकना का नाम नहीं है, लेकिन लाला हरदयाल का नाम दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी डी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सोहन सिंह भाकना का नाम हो तो फिर ठीक है, कभी कभी सोहन सिंह भाकना का नाम देता है, कभी लाल हरदयाल का नाम देता है, तो ऐसे में आपको सोहन सिंह भाकना ही करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। अदरवाइज प्रश्न को पूछ सकता है कि महासचिव कौन था, संस्थापक कौन था, कोषाध्यक्ष कौन था, तो वैसे भी प्रश्न बनने की संभावना है। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका के जो फ्रांसिस्को में ही यहाँ पे की गई थी, इसीलिए उसको वेस्टर्न कोस्ट भी यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि अमेरिका का अगर इस टाइप का आप लोग मैप देखेंगे, ठीक है, तो इधर आपको दिखाई देगा बिल्कुल, जिसको वेस्टर्न अमेरिका भी यहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह बहुत यहाँ पे हाई रहता है। गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता कौन था? अब यहाँ पे भी सोहन सिंह भाकना का नाम नहीं दिया है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल देखिए काफ़ी फेमस है, भगत सिंह काफ़ी प्रभावित थे लाला हरदयाल से, सोहन सिंह भाकना से। लाला हरदयाल का नाम काफ़ी ऊपर इसलिए अधिक आता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में एक होता है ना कि थोड़ा एग्रेसिव नेचर के व्यक्ति थे ये, तो बार बार लाला हरदयाल का नाम देखेंगे तो अमूमन दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? अब यहाँ पे पूछ लिया गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि संस्थापक के रूप में सोहन सिंह भाकना ही है यहाँ पे, और सभापति के रूप में भी इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख पा रहे दोनों ही ऑप्शन दिया है, लाला हरदयाल का भी और सोहन सिंह भाकना का, लेकिन सभापति है, संस्थापक है, तो आपको सोहन सिंह भाकना चूज करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे महासचिव के रूप में दिया हो तब जाके आपको लाला हरदयाल चूज करना है। गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अब यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू प्रश्न है आपको गदर पार्टी की जो यहाँ पे स्थापना की गई थी, ये तो आसान सा हो जाएगा, सोहन सिंह भाकना के द्वारा। सोहन सिंह भाकना के द्वारा। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? किसका संबंध नहीं था? अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे मेंबर हैं, उन मेंबरों का नाम आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, खुदीराम बोस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर तो यहाँ पे खुदीराम बोस ही होगा, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना से पहले ही यहाँ पे खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मुजफ्फरपुर के जेल में दे दी गई थी, किंग्सफोर्ड हत्याकांड में, जिसमें देखा जाए तो मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी का भी नाम था, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था। और इनको देखेंगे तो 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई। उम्र पूछ लिया जाता है 18 साल, 18 साल 8 माह और 8 दिन। 888 का कॉम्बिनेशन है, इतना आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से एग्जाम में सही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो गदर पार्टी के बहुत सारे संस्थापकों में देखा जाए या फिर संस्थापक सदस्यों में देखा जाए तो सबसे ऊपर तो नाम आता है सोहन सिंह भाकना का। बाकी तीनों नामों को ध्यान रखना है, लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र है, इसके अलावा बरकतुल्ला है। बरकतुल्ला का नाम आप लोग देखेंगे कि ये भारत के सबसे पहले अस्थाई सरकार के पहले ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस बने हुए थे ब्रिटिश काल में। देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक राजा का भी नाम आएगा। अफगानिस्तान के क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा भारत का अस्थाई सरकार का गठन भी किया जाएगा। तो बरकतुल्ला है, इनका नाम भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा और भी नाम है, और नामों में यहाँ पे देखा जाए तो रास बिहारी बोस, जिनका संबंध देखा जाए तो जापान सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज से हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप, अब यही जो राजा महेंद्र प्रताप है, इन्हीं लोगों के द्वारा देखेंगे, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा अफगानिस्तान में एक निर्वासित सरकार, जिसको अस्थाई सरकार भी बोला जाता है, उसकी स्थापना की गई थी भारत की। मैंने भारत की अस्थाई या फिर निर्वासित सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें राजा महेंद्र खुद राष्ट्रपति यहाँ पे बने हुए थे और बरकतुल्ला को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो सब उसी समय देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगभग मिले हैं। ये घटना है 1915 की, 1915 के आसपास यहाँ पे बनाया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो मैडम भिखाजी कामा, वो भी जुड़ी हुई थी। भाई परमानंद, पंडित काशीराम, अब्दुल रहमान, देखेंगे तो मोस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है, मुस्लिम, ये सारे चीज़ आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ईसाई नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हिंदू है, बड़े मात्रा में सिख हैं, मुस्लिम है, तीनों ही कम्युनिटी के लोग आपको इसमें दिखाई देंगे। पारसी भी है, चूँकि मैडम भिखाजी कामा है, दादा भाई नौरोजी है, मैडम भिखाजी कामा है, ये लोग पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ की गई थी गदर पार्टी की स्थापना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में। कई बार देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर कभी कभी वेस्टर्न अमेरिका दे देता है, पश्चिमी अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? उस देश का नाम होगा यहाँ पे यूएसए। यूएसए में ही यहाँ पे किया गया था, यूएसए के फ्रांसिस्को में। गदर क्या था? अब तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि गदर जो था पूरा पूरा एक क्रांतिकारियों का यहाँ पे संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को में हुआ करता था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? आसान सा प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट क्लियर कर दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि मैं तभी से आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा गदर पार्टी की स्थापना करने का पीछे उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध से जनित जो भी समस्याएं थे या फिर जो भी समस्याएं थी, खासकर ब्रिटिशरों के समक्ष, अगर उनको और थोड़ा अधिक समस्या दिया जाए तो हो सकता है कि भारत को स्वशासन यहाँ पे मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, और मैं तभी से मेंशन कर रहा हूँ
ऐसे प्रश्न अगर दिया जाए तो पश्चिमी अमेरिका होगा। हालांकि मोटे तौर पे देखा जाए तो पूरे पूरे अमेरिका को 3 भागों में बाँटा जाता है। 3 भागों में जैसे कि एक तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक हो जाएगा यहाँ पे मिडिल अमेरिका और यहाँ पे एक और हो जाएगा यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो अगर मैं मैप को इस तरह बना दूँ, ठीक है, मोटे तौर पे रफली इधर ऐसे करके, तो इधर जो देखेंगे यूएसए वाला जो पार्ट है, कनाडा वाला जो पार्ट है, ये जनरली नॉर्थ अमेरिका हो जाता है। मेक्सिको के नीचे वाला देखेंगे ये सब जो पार्ट है, ये हो जाता है मिडिल अमेरिका और नीचे हो जाएगा ये आपको साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो डिवाइड किया एक कॉन्टिनेंटल की दृष्टि से यहाँ पे डिवाइड किया, लेकिन अब उत्तरी कॉन्टिनेंटल को भी बांट दिया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे भी करके बांटा जाता है। अगर पार्टिकुलरली किसी एक देश को बांटना है तब भी हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि भारत को बांटते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे यूएसए को बांटे पार्टिकुलरली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, तो जो फ्रांसिस्को होगा वो यहीं पे होगा, आपको नीचे दक्षिण और पश्चिम के साइड आपको दिखाई देगा, यहीं पे है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था वो था यहाँ पे प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। बाकी भी देखा जाए ना तो कोई गलत ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक जो बड़ा जो कारण होना चाहिए, ऐसा कारण होना चाहिए जिससे कि सारे के सारे डायमेंशन कवर हो जाए, वैसे ही आपको थ्रू आउट करना होता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? अभी मैंने बताया हुआ था आपको कि उसमें दो लोगों का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है। एक तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है यहाँ पे, और दूसरा नाम यहाँ आ जाता है बरकतुल्ला खां, जिसमें ये खुद यहाँ पे बने थे प्रधानमंत्री, और महेंद्र प्रताप यहाँ पे खुद बने हुए थे यहाँ पे राष्ट्रपति। और एक घटना कब की बात है जो गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, ये लगभग देखा जाए तो 1914 में जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उसी समय की बात है। 1914 में छिड़ा हुआ था और 1915 में देखेंगे तो इन लोगों के द्वारा स्थापना की गई थी। क्योंकि अब देखना है कि महेंद्र प्रताप है, बरकतुल्ला खान है, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि गदर पार्टी के भी ये लोग संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसके अलावा जर्मनी में जब खासकर जो बाल्कन युद्ध वगैरह चल रहा था उसमें भी इन लोगों का पार्टिसिपेशन था। जर्मनी के चांसलर उस समय, ठीक है, कैसर कैसर था उस समय, आपको ध्यान होगा, कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों ने किया होगा, उससे भी ये लोग जाके मिले हुए थे। तो इसीलिए जब इन लोगों ने अस्थायी सरकार की स्थापना की अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किन किन देशों ने मान्यता दी। तो जर्मनी ने तो यहाँ पे दिया ही दिया, और प्रथम विश्व युद्ध में देखा जाए तो सोवियत जो रूस था पूरी तरीके से पूंजीवादियों के खिलाफ ही चल रहा था। तो सोवियत रूस के द्वारा भी यहाँ पे इस अस्थायी सरकार को समर्थन दिया गया था कि हम भारत के वास्तविक जो सरकार के रूप में इसे ही मान रहे हैं, मतलब जो अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि चीनी क्रांति के बाद भी अगर देखा जाए तो अमेरिका अभी तक चीन की जो वास्तविक सरकार जो है यहाँ पे ताइवान को ही यहाँ पे मानती है, ठीक है, वैसे ही ये लोग करते थे उस समय। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंस यहाँ पे, मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप थे? अभी मैंने बता दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है। राजा महेंद्र प्रताप, इनको एक और नाम से संबोधित किया जाता था, आर्यन पेशवा। आर्यन पेशवा भी इनको यहाँ पे बोला जाता था। एक लेखक के रूप में साथ साथ देखेंगे तो पत्रकार भी थे। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कहाँ गठन किया गया था? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो वो तो अफगानिस्तान में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, लेकिन
कोई वैसा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए यहाँ जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन को देख के आपको लग रहा होगा कि बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, 60th बीपीएससी के दो समय पूछा गया था। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? देखिए, भारतीय क्रांति की जो माँ कहलाती है उनका नाम है भीखाजी रुस्तम कामा कामा। भीखाजी रुस्तमा कामा। भारतीय मूल की थी ये, भारतीय मूल की थी ये, पारसी कह सकते हैं, ठीक है, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दादा भाई नौरोजी का असिस्टेंट भी रह चुकी थी। इनका भी ठीक वही उद्देश्य था कि बाहर प्रेशर क्रिएट किया जाए, जैसे कि लंदन में, जर्मनी में, अमेरिका में, वहाँ जाके बताया जाए अंग्रेज़ों का जो शोषणमूलक चेहरा है वहाँ पे बताया जाए, तो अंग्रेज़ों में प्रेशर क्रिएट होगा और ये लोग भारत से निकल जाएंगे। तो इनका भी वही लक्ष्य था, देखा जाए मैडम या फिर भिखाजी रुस्तमा कामा का। इनके लाइफ के सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है 1907 में, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया हुआ था जर्मनी में। जर्मनी का एक क्षेत्र है, आपको ध्यान होगा, अस्टुटगार्ड। अस्टुटगार्ड क्षेत्र में जब अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का जब सम्मेलन था, तो उन्होंने उस सम्मेलन में देखेंगे तो भारतीय झंडे को फहराया हुआ था। भारतीय झंडे को फहराया हुआ था, जैसे कि अरोड़ा आसफ अली के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक से यहाँ पे फहराया गया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इनके द्वारा भी फहराया गया था। आगे चल के ये भारत आ गई, लगभग देखेंगे तो 1935-36 में, और भारत ही इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी 1935, ठीक है, 36 के आसपास इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो भारतीय क्रांति के रूप में काफ़ी विख्यात हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे भारतीय क्रांति की माँ कहलाता है, मतलब माँ कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में, अब ये तो गलत हो जाएगा ना, पेरिस चूँकि फ्रांस में स्थित है और अभी हम लोग देख रहे थे कि स्टुटगार्ट अर्थात जर्मनी में है, तो आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया हुआ था। गलत हो जाएगा ये, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, 1907 भी सही है। अगर यहाँ पे जर्मनी हो जाता तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता। दूसरा है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। तब से मैं बोल रहा हूँ, देखिए प्रश्न भी बना के दे दिया। मैडम कामा के माता पिता क्या थे? पारसी थे। ये भी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। जैसे उनके पिता का नाम था सोराबजी फ्रॉमजी पटेल था, और उनका जो विवाह हुआ था मैडम कामा का देखा जाए तो बहुत पहले यहाँ पे हो चुका था, जिनका नाम था रुस्तम के आर कामा। ध्यान रखिएगा, इनके जो पति का नाम था रुस्तम से क्लियर हो जाएगा, रुस्तम के आर कामा था। और मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई ही थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव में रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 22 अगस्त 1907 के आसपास ऑक्सफोर्ड गार्ड में, जो कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन चल रहा था, उसमें इन लोगों ने या फिर इनके द्वारा यहाँ पे भारतीय तिरंगे झंडे को भी यहाँ पे फहराया गया था। और यह झंडा देखा जाए तो कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था, क्योंकि वर्तमान में जो आप नेशनल फ्लैग देखते हैं वैसा नहीं था उस समय, बहुत सारे चेंजेस से गुजरना पड़ा तब जाके आपको वर्तमान में ये फ्लैग देखने के लिए मिलता है। हाँ, लेकिन एक सिंबॉलिक के रूप में उस समय जो चल रहा था उसको उनके द्वारा यहाँ पे फहराया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3। भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा गया है? अब देखिए आसान सा प्रश्न हो जाएगा, मैडम भिखाजी रुस्तमा कामा यही है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया हुआ था? अब देख पा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो लोगों का नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरुणा आसफ अली का भिखाजी कामा के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भिखाजी कामा के द्वारा, जैसे मैं तब से बोल रहा हूँ, 1907 में, और अरुणा आसफ अली के द्वारा यहाँ पे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से यहाँ पे किया गया था। दुर्गा भाभी के नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुर्गा जो भाभी थी ये भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, भगवती चरण वोहरा की। और इन लोगों का जो संबंध था HSRA से था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था।
इसीलिए दुर्गा भाभी देखेंगे तो आगे चल के ये शामिल हो गई थी HSRA में। जैसे कि माना जाता है कि भगत सिंह को भी इन्होंने सेव किया हुआ था एक बार, ठीक है, बचाया हुआ था। तो आगे चल के ये भी HSRA में शामिल होने का मतलब था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में साबित होना, एक तरीके से देखा जाए तो, जिसमें सुभाष चंद्र बोस लीडर के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा 1930 के आसपास देखेंगे तो गोली कांड भी होगा, असेंबली कांड भी होगा। तो दुर्गा भाभी का नाम आपको ध्यान जरूर रखना ही रखना चाहिए। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया हुआ था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, स्टुटगार्ड में फहराया गया था। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया हुआ था? अब यहाँ पे दिया हुआ है त्रिरंगी, कहाँ पे फहराया गया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, स्टुटगार्ड में। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली हुई थी? हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली हुई थी। तो इसमें जो दो नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि पहला तो है यहाँ पे मदन लाल ढींगरा और दूसरा है यहाँ पे उधम सिंह। ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रश्न पूछ रहा है कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में, तो मदन लाल ढींगरा को यहाँ पे क्यों दी गई थी, ये आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। देखिए, मदन लाल ढींगरा को यहाँ पे फांसी की सज़ा इसलिए दी गई थी कि इनके द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो 1 जुलाई 1909 को, 1 जुलाई 1909 को, सॉरी, 1 जुलाई यहाँ पे नहीं होगा, ये मदन लाल नहीं, यही होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। 1 जुलाई 1909 को ही यहाँ पे लंदन में, क्योंकि विदेशियों से संबंध यहाँ पे हो जाएगा कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी। 1 जुलाई 1909 की घटना है लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य के जो सचिव के जो सलाहकार थे, जिसका नाम था करजन वायली, करजन वायली। इसके अलावा एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, कवास ललका, कवास ललका। इनकी यहाँ पे हत्या की गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। दोनों को गोली मार दिया गया था इनके द्वारा, और माना जाता है कि लास्ट में ये अपने आप को मारना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन तब तक यहाँ पे जो भी थे यहाँ पे सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पे इनको पकड़ लिया गया। दूसरा तो उधम सिंह का नाम आपको पता ही होगा, मूवी भी बन चुकी है। इनका देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो संबंध था जालियांवाला बाग हत्याकांड से था, इसका इनको खुन्नस था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो काफ़ी फेमस नाम रहा है माइकल ओ डायर, ध्यान रखिएगा, माइकल ओ डायर। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, और माइकल ओ डायर को वहाँ जाके देखा जाए तो लंदन में जाके उधम सिंह के द्वारा मार्च को, लगभग वही मार्च 1940 के आसपास, इतना कोई प्लानिंग करके नहीं चलता है, लेकिन यही है देशभक्ति की भावना, मार्च 1940 में यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। और फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो दोनों को फांसी की ही यहाँ पे सज़ा दी गई थी। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड यहाँ पे दिया गया था? तो अभी मैंने बताया हुआ था आपको, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मदन लाल ढींगरा। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीबीएस अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? देखिए, अभी तो पता लग गया होगा कि इसमें जो भी लोग हैं विदेशी भूमि में रह के यहाँ पे भारतीय गतिविधियों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक कॉमन बात यहाँ पे ये हो जाएगा कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। जैसे कि मैडम भिखाजी का नाम देखिए, इंग्लैंड हो गया, पेरिस हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे जाके काम कर रही थी। उसी तरीके से एम बरकतुल्ला गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य में एक कह सकते हैं, मेंबर आप कह सकते हैं। जर्मनी के सपोर्ट से इनको यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत का अस्थायी सरकार की स्थापना अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में किया गया।
इसके अलावा वीबीएस अय्यर का भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। देखा जाए तो वीबीएस अय्यर, जिनका पूरा नाम है वराह नेरी वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर है, ये भी अंग्रेज़ों के नाक में दम किए हुए थे। अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ वारंट निकाल दिया था, लेकिन भाग के चले गए थे पौंडीचेरी। जो पौंडीचेरी में देखा जाए तो उसमें पुर्तगालियों का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ लोग पौंडीचेरी पहुंच गया। उसके बाद से देखेंगे तो ये पौंडीचेरी से भी निकल के चल गए पेरिस। याद रखिएगा, पेरिस चल गए और वहाँ जाके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। एम एन रॉय का नाम तो पता ही है आपको, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में एम एन रॉय, जिसकी स्थापना आई थिंक 1925 के आसपास की गई थी। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने कराया भी था इसको। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, विनायक विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही यहाँ पे 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो देखा जाए तो देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद से विनायक दामोदर सावरकर 1906 के आसपास देखा जाए, ठीक है, तो लंदन में जाके इस सोसाइटी की स्थापना की हुई थी। लेकिन एक और प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि विदेशों में सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था क्या थी? तो विदेशों में जिस पुरानी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी उसका नाम था इंडिया हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया हाउस था जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था 1905 में। स्टार्टिंग से मैं आपको यही बता रहा हूँ। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों में देखा जाए तो इसमें भी विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, वीडी सावरकर का नाम, पीएम बपत का नाम, लाला हरदयाल का नाम, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों से लैस थे। कामागाटू क्या था? देखिए, कामागाटू क्या था? एक जहाज ही था, और उस जहाज को यहाँ पे देखा जाए तो एक व्यक्ति का नाम आता है गुरुदीप सिंह। गुरुदीप सिंह इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि खरीदा गया था, कहीं कहीं आपको लिखा जाएगा कि भाड़े पे लिया गया था। और ये जो चला हुआ था, ध्यान रखिएगा, वैंकूवर के लिए। वैंकूवर जो कि कनाडा का एक शहर है। टोटल इसमें देखेंगे तो जो लोग थे 376 के आसपास लोग थे, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे। जैसे मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो 337 के आसपास सिख लोग थे। प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 27 लोग मुस्लिम लोग थे, और लगभग देखा जाए तो 12, 7 7 14 2 16, ठीक है, 12 लोग यहाँ पे हिंदू लोग मौजूद थे। तो जैसे ही यह वैंकूवर पहुँचा तो उस समय जो भी नियम कानून था उसके अकॉर्डिंग इस जहाज़ को वापस भेज दिया गया था। महज 24 लोगों को वैंकूवर में अर्थात कनाडा में प्रवेश किया गया था। तो 24 अगर माइनस कर देंगे तो कितने लोग बच जाएंगे यहाँ पे? तो वही था, लगभग देखा जाए तो 352 के आसपास लोग बचे हुए थे, और वापस इनको यहाँ पे भेज दिया गया। तो वापस आएंगे तो ये कलकत्ता बंदरगाह पे उतरे हुए थे, वहीं पे गोलीबारी हुई थी, कई सारे निहत्थे लोग भी इसमें मारे गए थे, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, ठीक है। तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था? एक जल पोथा। कामागाटू मारू प्रसिद्ध है किसके लिए? एक जलपोत के नाते ही यह प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कामागाटू घटना से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाम बाबा गुरदूप सिंह, इन्हीं के द्वारा ले जाया गया था। कामागाटू मारू क्या था? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? एक जहाज ही था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक जहाज था, जो 1914 में हांगकांग से चला हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है। हांगकांग से यहाँ पे वैंकूवर के लिए, वैंकूवर यहाँ पे कनाडा के लिए यहाँ पे चला हुआ था। लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित जो भी कड़े कानून थे, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वापस भेज दिया गया था। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना की गई थी, देखिए, रास बिहारी बोस के द्वारा यहाँ पे की गई थी। क्योंकि रास बिहारी बोस लंबे समय तक देखा जाए तो यह जापान में भारतीय प्रवासी के रूप में मौजूद रहे थे, और 1942 में
जब सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे शुरू हो चुका था तो उसी समय ये लोग काफ़ी एक्टिव हो गए। 1942 में देखेंगे तो राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु टोक्यो में भारतीय सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था, और उसमें आगे चल के सुभाष चंद्र बोस को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था। इसीलिए ये घटना है, लगभग देखने के लिए आपको मिल जाएगा जून के आसपास, जून महीने के लगभग 14 से 23 जून के बीच है। उसी समय यहाँ पे इनका सम्मेलन होगा, और इंडिपेंडेंस लीग की यहाँ पे स्थापना कर दी जाएगी। तो यहाँ पे लगभग 36 प्रश्न था, पूरा पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये सीरीज़ देखिए, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, ये सीरीज बिल्कुल ही कंटिन्यू चलती रहेगी, और सिर्फ यही सीरीज नहीं चलेगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आने वाले दिनों में जो भी घटना चक्र पूर्वलोकन की रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे कि साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के समय में देखा जाए तो, बीपीसीएस आ रहा है, बीपीएससी आ रहा है, और भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस, साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, पॉलिटी है, तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट है कंप्लीट कराई जाएगी, बिल्कुल इसी वे में कराई जाएगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।